जय हिंद दोस्तों। हम लोग एनसीईआरटी के प्रश्न श्रृंखला को जो प्रारंभ किए हैं, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और इस सेशन में हम लोग इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास के इम्पॉर्टेंट टॉपिक राजपूत काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ओके, तो इस श्रृंखला में राजपूत काल से रिलेट सारे प्रश्न हैं। आइए इन प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है धर्मपाल, ऑप्शन बी कह रहा है देवपाल, ऑप्शन सी गोपाल एंड ऑप्शन डी रामपाल। इसका सही आंसर होगा सी गोपाल। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। पाल वंश की स्थापना बंगाल में राजनीतिक परिवर्तन के दौरान गोपाल नामक स्थानीय सामंत द्वारा की गई। यहाँ पर ध्यान रखना है, गोपाल को जनता द्वारा चुना गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह सामंत था और वहाँ की जनता के द्वारा इसे राजा चुना गया था। तो आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। पाल वंश की स्थापना बंगाल में राजनीतिक परिवर्तन के दौरान गोपाल नामक स्थानीय सामंत द्वारा की गई। उसने बौद्ध धर्म को आश्रय प्रदान किया। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर यानी जो वर्तमान में बिहार में थी। ओके, तो मुंगेर थी। गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विधा का विकास पाल शासकों के शासन काल में हुआ। तो इतने इम्पॉर्टेंट है। पाल वंश का फाउंडर गोपाल था। कहाँ स्थापना हुई? बंगाल में हुई थी। कब हुई थी? 750 में किया था, यानी 8वीं शताब्दी में किया था, 8वीं शताब्दी ईस्वी में। ओके, और इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई थी। राजधानी मुंगेर थी। तो इतने जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2, सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमारगुप्त फर्स्ट यानी प्रथम, ऑप्शन बी का रहा है हर्ष, ऑप्शन सी है धर्मपाल एंड ऑप्शन डी है विजय सेन। इसका सही आंसर होगा सी धर्मपाल। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। पाल वंश के द्वितीय शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। यह बौद्ध विहार बांग्लादेश के नौगांव जिले के पहाड़पुर में स्थित है, इसीलिए इसे पहाड़पुर बौद्ध विहार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज 1879 ईस्वी में कनिंघम ने की थी। 1985 ईस्वी में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया। ओके, तो यह एक्सप्लेन भी इम्पॉर्टेंट है कि सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल द्वारा करवाया गया और यह बौद्ध विहार वर्तमान में देखा जाए तो बांग्लादेश में चला गया है और नौगांव जिले के पहाड़पुर नामक स्थान पर स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल में किस शासक ने की? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी गोपाल, ऑप्शन सी देवपाल एंड ऑप्शन डी का रहा है महिपाल। इसका सही आंसर होगा धर्मपाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। एक्सप्लेन को हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है पाल शासक धर्मपाल ने बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था तथा उसके रखरखाव के लिए 100 गांव यानी 100 विलेज दान में दिए थे। विक्रमशिला में 6 महाविद्यालय थे। प्रत्येक महाविद्यालय में एक प्रवेश द्वार होता था तथा प्रत्येक प्रवेश द्वार पर एक द्वार पंडित बैठता था। यहाँ के आचार्यों में दीपंकर श्री ज्ञान यानी ज्ञान श्री का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे कह रहा है 1203 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। इसने भिक्षुओं की सामूहिक हत्या करवाई तथा ग्रंथों को जला दिया। उस समय विश्वविद्यालय के कुलपति शाक्य श्री भद्र थे। ओके, तो इतने पॉइंट ये सारे इंपॉर्टेंट है कि इस विश्वविद्यालय को किसके द्वारा नष्ट किया गया, तो मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया।
आगे बढ़ते हैं। इस सेशन का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? ऑप्शन ए अमोघ अमोघ वर्ष फर्स्ट यानी प्रथम, ऑप्शन बी कह रहा है दंती दुर्ग, ऑप्शन सी ध्रुव एंड ऑप्शन डी कृष्ण प्रथम। इसका सही आंसर होगा बी दंती दुर्ग। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतिवर्मन या दंती दुर्ग था, जिसने 752 ईस्वी में चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन को पराजित करके दक्कन के अधिकांश भागों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। दंती दुर्ग ने मान्यखेत या मालखंड को अपनी राजधानी बनाया। उसने महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक आदि उपाधियां धारण की। तो यह सभी इंपॉर्टेंट है। संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग या दंती वर्मन। और यह भी 8वीं शताब्दी में भी, यानी राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना भी 8वीं शताब्दी के मध्य में हुई। किसके द्वारा? दंती दुर्ग के द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। इंपॉर्टेंट है यह भी। ऑप्शन ए उत्तरी बंगाल में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी उड़ीसा में एंड ऑप्शन डी असम में। इसका सही आंसर होगा ए उत्तरी बंगाल में। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। पुंड्रवर्धन प्राचीन काल में उत्तरी बंगाल का एक क्षेत्र था जिसमें पुंड्र लोग रहते थे। पुंड्र एक अनार्य जाति थी। इनके क्षेत्र का विस्तार उत्तरी बंगाल के बाहर पाल, चंद्र एवं सेन राजाओं के शासनकाल में हुआ था। इस सेशन का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का श्रेय प्राप्त है? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी विजय सेन एंड ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन। इसका सही आंसर होगा डी लक्ष्मण सेन द्वारा एक नया संवत चलाया गया। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। राजा लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत नामक एक नया संवत चलाया। राजा लक्ष्मण सेन बंगाल के सेन राजवंश के चौथे शासक तथा बंगाल के अंतिम हिंदू शासक थे। लक्ष्मण सेन बल्लाल सेन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। लक्ष्मण सेन ने बंगाल की राजधानी गौड़ के निकट ही एक अन्य राजधानी लखनऊ थी, जिसे लक्ष्मणवती भी कहते हैं, की स्थापना की। लक्ष्मण सेन वैष्णव धर्म के अनुयायी था। तो इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यानी लक्ष्मण सेन जब गद्दी पर बैठा तो इसने एक संवत चलाया अपने नाम का, यह नया संवत चलाया। ओके, इसका शासनकाल था 1178 से 1206 ईस्वी तक। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तात्पर्य यह है कि किसकी सभा में रहते थे या किसके राज दरबार में रहते थे। ऑप्शन ए है अमोघ वर्ष, ऑप्शन बी कुमारपाल, ऑप्शन सी कह रहा है जय सिंह सिद्धराज एंड ऑप्शन डी कह रहा है विद्याधर। इसका सही आंसर होगा बी कुमारपाल। ओके, कुमारपाल के समय में या कुमारपाल के राज दरबार में यह रहते थे। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। महान जैन विद्वान हेमचंद्र कुमारपाल के शासनकाल में सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। हेमचंद्र कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से भी जाने जाते थे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट यह टर्मोलॉजी है, एग्जाम में पूछा भी गया है। तो कालिकाल सर्वज्ञ के नाम से जाने जाते थे। इनका जन्म गुजरात के धुंधकार नगर में हुआ था। सोलंकी वंश के शासक राजा सिद्धराज जय सिंह के धर्मोपदेशक थे। हेमचंद्र ने कहा था कि स्वतंत्र आत्मा के आश्रित ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमचंद्र किसके राज दरबार में थे या किसके समय में थे? कुमारपाल के समय में थे। अगला प्रश्न संख्या 8। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था।
ऑप्शन ए है बर्मा से, ऑप्शन बी थाईलैंड से, ऑप्शन सी कंबोडिया से एंड ऑप्शन डी जावा सुमात्रा से। इसका सही आंसर होगा डी, जावा सुमात्रा से। ओके। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। देवपाल बौद्ध धर्म का एक महान संरक्षक था। नालंदा से प्राप्त एक ताम्रपत्र अभिलेख से यह पता चलता है कि देवपाल ने जावा तथा सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव द्वारा बनवाए गए बौद्ध विहार के अनुरक्षण के लिए 5 ग्राम अनुदान में प्रदान किए। प्राचीन भारत के लोग जावा को सुवर्ण द्वीप कहते थे। धर्मपाल का पुत्र एवं उत्तराधिकारी देवपाल 810 ईस्वी इसका समय है। देवपाल 810 ईस्वी में पाल वंश की गद्दी पर बैठा। इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। ओके, तो इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए धोई, ऑप्शन बी गोवर्धनाचार्य, ऑप्शन सी का रहा जयदेव एंड ऑप्शन डी का रहा लक्ष्मण सेन। इसका सही आंसर होगा सी, जयदेव। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा संस्कृत भाषा के महाकवि जयदेव बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। इन्होंने राधा कृष्ण के प्रणय यानी प्रेम पर आधारित गीत गोविंद की रचना की, जो संगीत प्रधान ग्रंथ है। इनकी अन्य रचना रतिमंजरी थी। लक्ष्मण सेन के राज दरबार में पवन दूतम के लेखक धोई भी रहते थे। तो इतने इम्पॉर्टेंट है कि संस्कृत भाषा के महाकवि जयदेव बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे और इन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। और इसके अलावा धोई भी रहते थे जिन्होंने पवन दूतम नामक ग्रंथ की रचना की थी। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए चंद्रवंशी, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी यदुवंशी एंड ऑप्शन डी सूर्यवंशी। इसका सही आंसर होगा डी, सूर्यवंशी बताया गया है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। हमीर महाकाव्य के रचयिता नयन चंद्र सूरी थे। पद्य रूप में लिखा गया यह महाकाव्य रणथंभौर साम्राज्य के विभिन्न पहलुओं की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। चौहान सूर्य के पुत्र चहमान के वंशज थे तथा इन्होंने उन्हीं के नाम पर अपने वंश का नाम चहमान या चौहान रखा। वासुदेव चौहान वंश के संस्थापक थे। ओके, तो यहाँ पर वासुदेव जो थे चौहान वंश के संस्थापक थे और यही ये लोग अपने को सूर्यवंशी क्षत्रिय कहते हैं। और किस काव्य के अनुसार? हमीर महाकाव्य के अनुसार। अगला प्रश्न है इस सेशन का अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है अब्दुल रहमान हमीर रासो। हमीर रासो तो यह सुमेलित नहीं है क्योंकि हमीर रासो की रचना सारंगदेव द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी कह रहा है चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, यह सही है। ऑप्शन सी कह रहा है जगनिक आल्हा खंड, यह भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है नरपति नाल विसल देव रासो, यह भी सही है। तो इसमें कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो इसका ए जो है यही सुमेलित नहीं होगा। ओके, इस एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। हमीर रासो की रचना सारंग देव ने की थी। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने किया था और यह चंद्रबरदाई जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय के राज दरबार में रहते थे। ओके, आगे का रहा है आल्हा खंड की रचना जगनिक ने एवं विसल देव रासो की रचना नरपति नाल ने की थी। तो यह इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? ओके, ऑप्शन ए है भगवती दुर्गा, ऑप्शन बी है भगवती पार्वती,
ऑप्शन सी कह रहा है भगवती लक्ष्मी एंड ऑप्शन डी कह रहा है भगवती सरस्वती। इसका सही आंसर होगा डी, सरस्वती है, भगवती सरस्वती। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है भोजशाला राजा भोज द्वारा निर्मित संस्कृत अध्ययन का केंद्र तथा भगवती सरस्वती का मंदिर था। यह मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। 1269 ईस्वी से ही मुस्लिम शासकों ने अलग अलग समयों में भोजशाला मंदिर पर आक्रमण किया, जिसे हिंदू राजाओं ने विफल कर दिया। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला पर आक्रमण कर वाग देवी की प्रतिमा को खंडित कर दिया। भोजशाला के भागों को भी ध्वस्त कर दिया। वर्तमान में भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में स्थित है। तो वर्तमान में यह कहाँ पर स्थित है? कमाल मौला भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में स्थित है। तो यह एक्सप्लेन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, गौंडवाहों के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए करा हरिसेन, ऑप्शन बी करा आर्यभट्ट, ऑप्शन सी वाक्यपति एंड ऑप्शन डी वाणभट्ट। इसका सही आंसर होगा सी, वाक्यपति। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। गौंडवाहो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजकवि वाक्यपति की एक काल्पनिक रचना है। इसमें चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन के वंश और सैन्य सफलताओं के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। गौंडवाहो की रचना प्राकृतिक भाषा में की गई है। इस सेशन का अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, कल्हड़ की राजतरंगड़ी को किसने आगे बढ़ाया? ऑप्शन ए कह रहा है विल्हड़ एवं मेरुतुंग, ऑप्शन बी है विल्हड़ एवं मम्मट, ऑप्शन सी है जोनराज एवं मेरुतुंग, ऑप्शन डी है जोनराज एवं श्रीवर। इसका सही आंसर है डी। ओके, जोनराज एवं श्रीवर ने कल्हड़ की राजतरंगड़ी को आगे बढ़ाया। और कल्हड़ की राजतरंगड़ी से, इस पुस्तक से कहाँ के इतिहास की जानकारी मिलती है? कश्मीर के इतिहास की जानकारी। तो यह आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन कह रहा है जोनराज, प्रज्ञा भट्ट एवं श्रीवर ने कल्हड़ की राजतरंगड़ी को आगे बढ़ाया। उन्होंने द्वितीय राजतरंगड़ी की रचना की, जिसमें 1149 से 1450 ईस्वी तक के कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। श्रीवर द्वारा रचित जैना राजतरंगड़ी से 1459 से 1486 ईस्वी तक के कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। राजतरंगड़ी का शाब्दिक अर्थ राजाओं की नदी। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यप मेरु था। ओके, तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि राजतरंगड़ी में कश्मीर का क्या नाम दिया गया है? कश्यप मेरु। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, राजतरंगड़ी के लेखक कल्हड़ के समय कश्मीर का शासक कौन था? ऑप्शन ए जय सिंह, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी गोविंद चंद, ऑप्शन डी कह रहा है जयचंद्र। इसका सही आंसर होगा ए जय सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है राजतरंगड़ी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। किस भाषा में लिखा गया है? लैंग्वेज क्या है? संस्कृत है। ओके, वे कश्मीर के शासक जय सिंह के राज दरबार में रहते थे और जय सिंह का शासनकाल 1128 से 1154 था। राजतरंगड़ी की रचना का काल 1147 से 1149 ईस्वी तक बताया जाता है। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यप मेरु था। यह ऋषि कश्यप के नाम पर था। ओके, जो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीचि के पुत्र थे। यह संस्कृत में उपलब्ध रचनाओं में प्रथम महत्वपूर्ण रचना है। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जय सिंह जो लोहार वंश के अंतिम शासक थे, तो यह भी जानते रहिएगा आप लोग कि कश्मीर के जो शासक जय सिंह थे लोहार वंश से संबंधित थे और लोहार वंश के अंतिम राजा थे। इन्हीं के राज दरबार में कल्हड़ रहते थे, जिन्होंने राजतरंगड़ी नामक पुस्तक यानी ग्रंथ की रचना की। ओके, और संस्कृत भाषा में।
अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा की रचना नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध, ऑप्शन सी कह रहा है नृत्य रत्न कोश, ऑप्शन डी कह रहा है कलानिधि। इसका सही आंसर होगा डी, कलानिधि राणा कुंभा की रचना नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन को भी देख लेते हैं। एक्सप्लेन कह रहा है मेवाड़ नरेश राणा कुंभा संगीत की 3 विधाओं गीत, वाद्य एवं नृत्य के विद्वान थे। उनकी पुत्री रमाबाई भी संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी, जिसे बागीश्वरी उपनाम मिला था। राणा कुंभा ने संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया, संगीत राज, सुधा प्रबंध, संगीत रत्नाकर टीका, कामराज, रतिसार, नृत्य रत्न कोश आदि ग्रंथों की रचना की। मेवाड़ नरेश राणा कुंभा की मृत्यु अपने ही पुत्र उदा सिंह के हाथों हुई। तो यह इम्पॉर्टेंट है। तो इनकी कितनी कृतियां हैं? तो संगीत, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया, संगीत राज, सुधा प्रबंध, संगीत रत्नाकर टीका, कामराज, रतिसार और नृत्य रत्न कोश आदि ये प्रमुख हैं। ओके, तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17, जेजाक भुक्ति का प्राचीन नाम था। ऑप्शन ए बघेलखंड, ऑप्शन बी बुंदेलखंड, ऑप्शन सी मालवा का, ऑप्शन डी है विदर्भ का। इसका सही आंसर होगा बी, बुंदेलखंड का। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। चंदेल अभिलेखों में पूर्ववर्ती नरेश वाक्यपति के पुत्र जयशक्ति का उल्लेख आता है। यह जेजाक और जीजा नाम से भी प्रसिद्ध था। उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र को जेजाक भुक्ति नाम दिया गया, जो बाद में बुंदेलखंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जेजाक भुक्ति के प्रारंभिक शासक प्रतिहार शासकों के सामंत थे। इन्होंने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया। ओके, खजुराहो को अपनी कैपिटल यानी राजधानी बनाया। इस काल में निर्मित कंदरिया महादेव का मंदिर शैव धर्म तथा चतुर्भुज मंदिर वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18, कह रहा है दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए खिलजी, ऑप्शन बी लोधी, ऑप्शन सी तोमर और ऑप्शन डी तुगलक। इसका सही आंसर होगा सी, तोमर शासकों के द्वारा किया गया था दिल्ली शहर की स्थापना। ओके, और वह भी अनंगपाल तोमर के द्वारा। और खिलजी गलत हो जाएगा। खिलजी जो तुर्क लोग थे। लोधी, लोधी से तात्पर्य है लोधी वंश, और ये तुगलक वंश। तो इन शासकों के द्वारा नहीं किया गया था, अपितु तोमर शासकों के द्वारा किया गया था। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के शासकों द्वारा की गई थी। इन्होंने वर्तमान दिल्ली की स्थापना दिहलिका अथवा ढिल्लिका के नाम से की थी। इन्होंने दिल्ली के पहले राजकोट शहर की स्थापना की थी। इसके उपरांत 7 और शहर बसाए गए, यानी 7 शहर जो बसाए गए, सीरी, दीनपना, राय पिथौरा, फिरोजाबाद, जहांपना, तुगलकाबाद और शाहजहानाबाद। ओके, राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान के समय में बसाया गया। ओके, और शेष जो है यह मुस्लिम शासकों के समय में, सीरी अलाउद्दीन खिलजी के समय में, तो मुस्लिम शासकों के समय में बसाया गया था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19, कह रहा है पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था? ऑप्शन ए है किशरावती, ऑप्शन बी पूर्ववती, ऑप्शन सी संयोगिता एंड ऑप्शन डी सौम्यवती। इसका सही आंसर होगा सी, संयोगिता। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध और प्रतापी राजा था। इसे राय पिथौरा भी कहा जाता है। यह 1178 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने अपने प्रतिद्वंदी गढ़वाल नरेश जयचंद्र की पुत्री संयोगिता के साथ विवाह किया था, या संयोगिता से विवाह किया था। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 20, कह रहा है मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में
उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की? ऑप्शन ए है तैमूर लंग, ऑप्शन बी गजनी का महमूद, ऑप्शन सी शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी एंड ऑप्शन डी चंगेज खान। इसका सही आंसर होगा सी, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। ओके, और मोहम्मद गोरी के नाम से यह फेमस है, लेकिन पूरा नाम इसका शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी है। और यह कह रहा है कि मध्य एशिया किस शासक से 1192 ईस्वी में उत्तर भारत पर आक्रमण किया था? तो 1192 में जो आक्रमण किया था यह तराइन का युद्ध हुआ था और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध में मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में शिहाबुद्दीन गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। तराइन के द्वितीय युद्ध ने उत्तरी भारत में तुर्कों की सत्ता की स्थापना को लगभग निश्चित कर दिया था। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, क्वेश्चन नंबर 21। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए है यूनानियों ने, ऑप्शन बी है रोमवासियों ने, ऑप्शन सी है चीनियों ने एंड ऑप्शन डी है अरबों ने। इसका सही आंसर होगा डी, अरबों ने। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन कर रहा है अरबों ने हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान तथा यूनानियों ने इंडिया से संबोधित किया। चीनियों ने भारत को ईंतु से संबोधित किया। ईंतु भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, कह रहा है मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया? ऑप्शन ए है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए कह रहा है भीमदूती, ऑप्शन बी कह रहा है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी है जयचंद्र एंड ऑप्शन डी कह रहा है पृथ्वीराज द्वितीय। इसका सही आंसर होगा ए, भीमदूती। गुजरात का चालुक्य शासक भीमदूती था। एक्सप्लेन को भी देख लेते हैं। मूल राजदूती के शासनकाल में मोहम्मद गोरी 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूल राजदूती या भीमदूती चालुक्य ने आबू पर्वत के निकट उसे पराजित किया। संभवतः यह गोरी की भारत में प्रथम पराजय थी। उसके बाद 1179 से 86 के बीच उसने पंजाब पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। 1179 में पेशावर को तथा 1185 में सियालकोट को जीता। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी पराजित किसने किया भारत में पहली बार? तो मूल राजदूती ने के शासनकाल में 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया, और मूल राजदूती उसी का नाम भीम भी था, यानी भीम सेकंड ने, जो अभी हम ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, क्वेश्चन नंबर 23। आल्हा उदल संबंधित थे? ऑप्शन ए चंदेरी से, ऑप्शन बी विदिशा से, ऑप्शन सी महोबा से, ऑप्शन डी कह रहा है पन्ना से। इसका सही आंसर होगा सी, महोबा से। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। आल्हा उदल बुंदेलखंड में चंदेल शासक परमल देव अथवा परमर्दी देव के सेनापति दक्षराज या दशराज के पुत्र थे। चंदेलों की राजधानी महोबा थी। बैरागढ़ के युद्ध में आल्हा उदल को पृथ्वीराज चौहान के द्वारा पराजय हुई। ओके, यानी बैरागढ़ के युद्ध में आल्हा उदल की पृथ्वीराज चौहान से पराजय हो गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालानुक्रम संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। तो इन शासकों का नाम दिया गया है और इनका क्रम कह रहा है कि यह इनका शासनकाल का क्रम क्या था, इन शासकों के शासन करने का क्रम क्या था। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखा जाएगा तो यशोवर्मन सबसे पहले तब आ जाएंगे, यशोवर्मन सबसे पहले आ जाएंगे, इसके बाद धंग आ जाएंगे, यानी चंदेल शासकों का यह जो
कालानुक्रम है या शासकों की जो सूची दिया गया है इन्हीं के कालाक्रमों को सजाने के लिए, ओके, या संयोजित करने के लिए। तो धंग आ जाएंगे दूसरे नंबर पर। इसके बाद पर फिर विद्याधर आ जाएंगे, ओके, तीसरे नंबर पर विद्याधर आ जाएंगे। और इसके बाद कीर्ति वर्मा लास्ट में आ जाएंगे, चौथे नंबर पर आ जाएंगे। और विद्याधर के से और महमूद गजनवी के बीच युद्ध भी हुआ था, ओके। तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि 3 हो गया, 2 हो गया और 1 नंबर 3 पर है। इसके बाद लास्ट में 4 है। 3 2 1 4, 3 2 1 4 किस में आ जाएगा? फर्स्ट में। इसका सही आंसर ए होगा, ओके। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर शासनकाल भी दे दिया है विद्याधर का 1019 से 1029, महाराजा अधिराज धंग 950 से 1002, यशोवर्मन 930 से 950, कीर्ति वर्मा या कीर्तिवर्मन 1060 से 1100 ईस्वी, ओके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, क्वेश्चन नंबर 25। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने कराया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कह रहा है राणा प्रताप ने, ऑप्शन बी है राजा धंग ने, ऑप्शन सी है परमार राजा भोज ने, ऑप्शन डी है पृथ्वीराज चौहान ने। इसका सही आंसर होगा सी, ओके। परमार राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण के मंदिर का निर्माण करवाया था। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने कराया था। इसलिए इस मंदिर को भोज का मंदिर व नारायण का विशाल शिवालय नाम से जाना जाता है। वर्ष 1428 में महाराणा मोकल यानी मेवाड़ के शासक 1421 से 1433 ईस्वी ने इसका जीर्णोद्धार कराया था, ओके, यानी रिकंस्ट्रक्शन, पुनः इनका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न संख्या 26, क्वेश्चन नंबर 26। सुवर्ण द्वीप का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की? ऑप्शन ए है धरणी चंद, ऑप्शन बी कह रहा है संग्राम धनंजय, और ऑप्शन सी कह रहा है बाल पुत्र देव, एंड ऑप्शन डी कह रहा है चूड़ामणि वर्मन। इसका सही आंसर होगा सी, बाल पुत्र देव, ओके। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। सुवर्ण द्वीप यानी सुमात्रा इंडोनेशिया के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की थी। तो यह एक्सप्लेन भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न संख्या 27, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा चुना गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी वंशानुगत रूप से वो गद्दी नहीं पाए थे, अपितु जनता के द्वारा चुना गया था। इसमें कह रहा है पहला फर्स्ट राजा हर्षवर्धन, तो यह नहीं हो गए, हर्षवर्धन जो को जनता द्वारा नहीं चुना गया था। नंबर 2 कह रहा है गोपाल पाल वंश का शासक था बंगाल का और इसे जनता द्वारा चुना गया था, ओके। तो यह तो नंबर 2 जनता द्वारा होगा। तीसरे नंबर पर यशोवर्धन करें, यशोवर्धन भी जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। नंबर 4 का रहा है नंदी वर्मन पल्लवमल, यह भी सही है, यह भी जनता द्वारा चुने गए थे। यानी 2 और 4 जनता द्वारा चुने गए थे, ओके। तो इसका सही आंसर देख लिया जाए, 2 4 जिसमें होगा वही सही होगा। तो इसका सही आंसर सी होगा, 2 4 यही है। आगे एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है? पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, जो राज्य के पहले सम्राट भी थे। इन्हें क्षेत्रीय सरदारों के एक समूह द्वारा चुना गया। उसके शासनकाल में कन्नौज और उत्तर भारत पर नियंत्रण के लिए पालों, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष द्वारा चिन्हित किया गया था। कांची के पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन द्वितीय की मृत्यु के बाद पल्लव राज्य में उत्तराधिकारी बनने की समस्या उत्पन्न हुई, ओके।
अतः कांची के लोगों ने समानांतर शाखा के एक राजकुमार नंदी वर्मा द्वितीय को राजा चुना, जो हिरण्यवर्मा का पुत्र था। तो यह भी क्या हो गया, इंपॉर्टेंट। यही दो राजा इसमें जनता के द्वारा चुने गए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ राजा का नाम दिया है और दूसरी तरफ राजवंश का, यानी राजा और किस राजवंश से बिलोंग कर रहे हैं। ओके, तो नंबर 1 कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है नानुक। नानुक और वंश में दिया है चंदेल, तो यह तो सही है। नानुक जो है चंदेल राजवंश से रिलेट है या संबंधित है। ओके, इसके बाद अगला कह रहा है नंबर 2 कह रहा है जय शक्ति परमार, यह गलत है, जय शक्ति परमार से नहीं है। नंबर 3 कह रहा है नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार, यह सही है। नागभट्ट द्वितीय जो है गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित थे या राजवंश से रिलेटेड थे, इसका मतलब 1 और 3 ये दोनों सभी हैं, सही है। चौथे नंबर पर है भोज। भोज राष्ट्रकूट, यह भी गलत है, भोज राष्ट्रकूट से रिलेट नहीं है। तो यहाँ पर 1 और 3 सही है। ओके, ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। 1 और 3 कह रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन कुछ इस तरह का बनाया है, उपर्युक्त युग्मों में कितने सही सुमेलित हैं। ओके, इस तरह के भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक युग्म सही है, ये तो गलत है, केवल एक नहीं 2 युग्म सही है। ओके, और बी कह रहा है केवल 2 युग्म, यही सही होगा, केवल बी 2 युग्म सुमेलित हैं, 1 और 3। ओके, सी कह रहा है केवल 3 युग्म सुमेलित हैं, गलत, यह भी गलत है, 3 युग्म नहीं है 2 युग्म है। डी कह रहा है सभी चारों युग्म, ये भी गलत है। इसका मतलब इसका सही आंसर होगा बी। इस तरह के भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है, नॉलेजेबल है, एक्सप्लेन भी नॉलेजेबल है, देख लिया जाए। कह रहा है नानुक चंदेल वंश का संस्थापक था। ओके, नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार शासक था। जय शक्ति जेजा और विजय शक्ति वीजा वाक्यपति के पुत्र थे। ओके, महोबा शिलालेख में उल्लेख है कि चंदेल क्षेत्र का नाम जय शक्ति के नाम पर जेजाक भुक्ति रखा गया और राजा भोज परमार वंश से संबंधित था, और जो राजा भोज थे वह परमार वंश से रिलेट थे, संबंधित। तो यह इस सेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा, फिर इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हम लोग मिलते हैं अगले भाग में। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिससे मेरा उत्साह वर्धन भी होता रहे। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।